हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड की निःशुल्क सीरीज चल रही है जिसमें कि आपको कंप्लीट कोर्स कराया जा रहा है। तो दोस्तों, हमारी उत्तराखंड जिला सीरीज चल रही थी। उत्तराखंड जिला सीरीज में हम लोग 9 जनपद कंप्लीट कर चुके हैं। आज ये हमारा 10वां जनपद होने वाला है। देखिए, इसके बाद आपके उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत जनपद रह जाएंगे, जिनको भी हम लोग जल्द ही समाप्त कर लेंगे। तो आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं बागेश्वर जनपद का। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, बागेश्वर का पौराणिक पौराणिक नाम एक बागेश्वर का पौराणिक नाम हमको मिलता है अग्नितीर्थ। इंपॉर्टेंट रहेगा कि अग्नितीर्थ किस जनपद का या किसका पौराणिक नाम है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा। जो अग्नितीर्थ रहेगा वो बागेश्वर का पौराणिक नाम है। बागेश्वर को बागनाथ या व्याघ्रेश्वर नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि बागनाथ हुआ व्याघ्रेश्वर के नाम से किसको जाना जाता है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बागेश्वर को। क्यों जाना जाता है व्याघ्रेश्वर के नाम से? ऐसा माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव व्याघ्र रूप धरकर विचरण करते थे। कि कहाँ पर, जो बागेश्वर का क्षेत्र होगा ना, इस क्षेत्र में जो भगवान शिव थे वो व्याघ्र रूप धरकर विचरण करते थे, इसीलिए इसको व्याघ्रेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए ठीक है। फिर देखिए, मानस खंड में इस क्षेत्र को वागीश्वर तीर्थ नाम से उल्लेखित किया गया है। जो मानस खंड है, उस मानस खंड में जो बागेश्वर का जो क्षेत्र है उसको वागीश्वर तीर्थ के नाम से उल्लेखित किया गया है। तथा गोमती और सरयू नदी के मध्य नीलगिरी इसकी स्थिति का वर्णन है। देखिए, यहाँ पर से आपको यहाँ पर से नाम मिल रहे हैं बहुत सारे। देखिए, अभी मैं ये जितने भी नाम आते हैं बागेश्वर के, उपनाम हो या फिर ये पौराणिक नाम हो, ये सब मैं आपको एक ही लाइन में लिखवाऊंगा। फिलहाल आप इन चीज़ों को समझिए, रटने से कुछ नहीं होता, चीज़ों को समझिए। एक अग्नितीर्थ आ गया यहाँ पर, एक बागनाथ आ गया, एक व्याघ्रेश्वर आ गया, एक देखिए यहाँ पर वागीसर तीर्थ आ गया, एक देखिए यहाँ पर नीलगिरी आ गया। नीलगिरी भी बागेश्वर को ही कहा जाता है। तो ये हमको उल्लेख कहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा है हमको मानस खंड में। ध्यान रखेंगे। देखिए, जो कुमाऊं वाले क्षेत्र की जो चीज़ें होंगी ना, उनका उल्लेख हमें मानस खंड में मिलेगा, और जो गढ़वाल वाले क्षेत्र की जो चीज़ें होंगी उनका उल्लेख हमको मिलता है केदार खंड में। ये आपको समझना पड़ेगा। फिर देखिए, मानस खंड के अनुसार चंडीस नामक शिवगढ़ ने शिव के निवास हेतु सरयू व गोमती के मध्य महाक्षेत्र, यानी कि महाक्षेत्र वाराणसी को कहा जाता है। तो महाक्षेत्र की रचना की इस प्रकार बागेश्वर को दूसरी वाराणसी भी कहा जाता है। अब जब चंडीस नामक शिवगढ़ ने यहाँ पर भगवान शिव के निवास के लिए एक महाक्षेत्र यानी कि वाराणसी की रचना की, तो यहाँ पर क्या करते हैं, जो भगवान शिव, ऐसा लिखा गया है पुराणों में कि जो भगवान शिव थे वो यहाँ पर आके कुछ दिन के लिए रहे थे। तो ऐसी बातें भी कही गई हैं। तो इसीलिए बागेश्वर को दूसरी वाराणसी भी कहा जाता है। एक वाराणसी तो हमारी है, उत्तर प्रदेश में वाराणसी है, और देखिए बागेश्वर को दूसरी वाराणसी भी कहा जाता है। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बने कि दूसरी वाराणसी किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बागेश्वर को दूसरी वाराणसी भी कहा जाता है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। फिर देखिए, बागेश्वर को शिव नाभि के रूप में भी जाना जाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है, आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे, आपसे पूछा जाएगा बताइए कि इनमें से किसको शिव नाभि के रूप में भी जाना जाता है। जैसे कि अल्मोड़ा हो जाएगा, बागेश्वर होगा, पिथौरागढ़ होगा, चंपावत होगा। पूछा जाएगा आपसे कि इनमें से किसको शिव नाभि के रूप में जाना जाता है, तो वो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बागेश्वर को। बागेश्वर को तीर्थराज भी कहा जाता है। तो जितने भी नाम आपके सामने आ रहे हैं इनको नोट करते हुए चलेंगे। बागेश्वर को तीर्थराज भी कहा जाता है। फिर देखिए, ऐतिहासिक रूप में बागेश्वर क्षेत्र को दानपुर भी कहा जाता है। ये देखिए, इतने सारे नाम आ रहे हैं आपके सामने, तो ये बागेश्वर के ही नाम है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम के लिए। तो ऐतिहासिक रूप में बागेश्वर को दानपुर भी कहा जाता था। फिर देखिए, बागेश्वर की महत्ता प्राचीनता का ज्ञान बागेश्वर मंदिर परिसर में उत्कीर्ण 9वीं सदी के कत्यूरी शासक भूदेव के प्रस्तर शिलालेख से प्राप्त होता है। इस लेख में बागेश्वर को व्याघ्रेश्वर कहा गया है। तो देखिए, एक लेख प्राप्त होता है, यहाँ पर से इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन, बागेश्वर मंदिर परिसर से किस कत्यूरी शासक का एक शिलालेख प्राप्त होता है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, भूदेव का। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आते रहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। बागेश्वर मंदिर परिसर से किस कत्यूरी शासक का शिलालेख प्राप्त होता है, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, भूदेव। और इस लेख में बागेश्वर को व्याघ्रेश्वर कहा गया है। चलिए ठीक है। फिर देखिए, मानस खंड में सरयू को गंगा तथा गोमती को यमुना माना गया है। जो मानस खंड ग्रंथ है उसमें सरयू जो नदी रहेगी उसको गंगा कहा गया है, और गोमती को यमुना नदी कहा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बन जाते हैं कि मानस खंड में सरयू को क्या कहा गया है। आपके सामने 4 ऑप्शन रहेंगे, गंगा कहा गया है, यमुना कहा गया है, गोमती कहा गया है, काली कहा गया है। तो याद रखेंगे, मानस खंड में सरयू नदी को गंगा और गोमती नदी को यमुना माना गया है। तथा नीलगिरी यानी कि बागेश्वर, नीलगिरी को विंध्य अथवा सुवर्णांचल और यहाँ स्थित पीपल को अक्षय वट कहा गया है। तो देखिए, तो एक यहाँ पर स्थित एक पीपल वृक्ष था, तो इसको अक्षय वट कहा गया है। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं दोस्तों, अक्षय वट कहाँ पर है, कहाँ पर इसकी स्थिति बताई गई है मानस खंड के अनुसार।
अक्षयवट की। तो ये कहाँ पर बताई गई है? बागेश्वर, यानी कि नीलगिरी का क्षेत्र यहाँ पर आ रहा है ना, नीलगिरी। तो नीलगिरी किसको कहा गया है? नीलगिरी बागेश्वर को ही कहा गया है। फिर देखिए बागेश्वर जनपद का गठन कब होता है, नोट करेंगे बार बार दोस्तों। उत्तराखंड में 13 जनपद हैं, आपसे बार बार बोलता हूँ कि जितने भी उत्तराखंड में जनपद हैं, इन जनपदों का स्थापना वर्ष आप लोग याद कीजिए, ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बागेश्वर जनपद का गठन कब होता है? 18 सितंबर 1997 में। फिर देखिए यहाँ पर मैंने आपसे कहा था बागेश्वर कुछ नाम है, बागनाथ, वाक ईश्वर। वाक ईश्वर मतलब कि ईश्वर का वचन, इसका अर्थ होता है ईश्वर का वचन। बागेश्वर, व्याघ्रेश्वर, नीलगिरी, बागेश्वर के प्राचीन नाम हो जाएंगे। बाकी देखिए मैंने यहाँ पर लिखवा रखा है, दानपुर भी आएगा, यहाँ पर तीर्थराज भी आएगा और नीलगिरी भी आएगा। तो ये सब नाम आपको याद रखने हैं। और देखिए उत्तर का वाराणसी या दूसरी वाराणसी या उत्तर का वाराणसी याद रखेंगे, या दूसरी वाराणसी या फिर उत्तर का वाराणसी किसको कहा जाएगा? बागेश्वर को कहा जाएगा, ये इसका एक उपनाम हो जाएगा। गोल्डन वैली किसको कहा जाता है? तो गोल्डन वैली भी बागेश्वर को ही कहा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन जो इसके उपनाम आ रहे हैं, जो इसके प्राचीन नाम आ रहे हैं, सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम के लिए। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। फिर देखिए बागेश्वर की भौगोलिक स्थिति की हम लोग बात करते हैं। पहले यहाँ पर जो लिखा है उसको समझते हैं, फिर हम इसको मैप के माध्यम से समझेंगे। बागेश्वर एक आंतरिक जिला है। उत्तराखंड में 4 आंतरिक जिले हैं, जैसे कि अल्मोड़ा आता है, बागेश्वर आता है, टिहरी आता है और रुद्रप्रयाग आता है। तो ये 4 आंतरिक जिले हैं, यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों बनते भी हैं। आंतरिक जिले का मतलब ये होता है वह जिला जिसकी सीमा किसी अन्य राज्य या फिर किसी अन्य देश को स्पर्श नहीं करती है, उसको बोलते हैं आंतरिक जिला। मतलब कि अपने राज्य के अंदर के जिलों को ही वह स्पर्श करेगा, किसी दूसरे राज्य व किसी दूसरे देश की सीमा को वह स्पर्श नहीं करता है। ऐसे जिलों को हम लोग क्या कहते हैं? आंतरिक जिला। क्षेत्रफल की हम लोग बात करते हैं तो 2246 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल रहेगा। यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन और महत्वपूर्ण रहेगा, जो बागेश्वर जनपद रहेगा ना, वो तीसरा सबसे छोटा जनपद रहेगा क्षेत्रफल के हिसाब से। देखिए अगर हम लोग बात करें कि सबसे छोटा जनपद कौन सा रहेगा क्षेत्रफल के हिसाब से, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? चंपावत सबसे छोटा जनपद है उत्तराखंड का। अगर हम लोग बात करते हैं दूसरा छोटा जनपद कौन सा रहेगा, तो दूसरा रहेगा रुद्रप्रयाग। ये कभी कभी सीरीज आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो इसलिए नोट कर लेंगे। सबसे छोटा जनपद कौन सा रहेगा? चंपावत। दूसरा सबसे छोटा जनपद कौन सा रहेगा? ये आ जाएगा रुद्रप्रयाग। और तीसरा सबसे छोटा जनपद कौन सा रहेगा? ये रहेगा बागेश्वर। सबसे बड़ा जनपद कौन सा है उत्तराखंड का? चमोली। उसके बाद कौन सा आता है? उत्तरकाशी। तो ये आपको पता होनी चाहिए, सीरीज कभी कभी आपके से पूछ ली जाती है। चलिए ठीक है, फिर देखिए इसको हम अभी मैप के माध्यम से समझेंगे इन चीज़ों को। फिर देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है बागेश्वर, ये देखिए आपका बागेश्वर आता है। मान लिया जो मैप के माध्यम से हम अभी समझेंगे, बागेश्वर जैसे यहाँ पर आता है, तो बागेश्वर में जो पूर्व में, बागेश्वर के पूर्व में है भीलेश्वर पर्वत। बागेश्वर के पश्चिम में क्या है? ये देखिए ये पूर्व दिशा होती है, ये होती है पश्चिम दिशा, दिशाओं का ज्ञान आपको होना चाहिए। ये उत्तर दिशा होती है और ये होती है दक्षिण दिशा। तो देखिए ये बात आपको समझनी है कि जो बागेश्वर है, बागेश्वर के पूर्व में है भीलेश्वर पर्वत, बागेश्वर के पश्चिम में है नीलेश्वर पर्वत, बागेश्वर के उत्तर में है सूरजकुंड और बागेश्वर के दक्षिण में क्या आता है? अग्निकुंड। तो दोस्तों कभी कभी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, कभी कभी नहीं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहते हैं कि बागेश्वर के दक्षिण की ओर कौन सा कुंड है? अग्निकुंड। बागेश्वर के पूर्व में कौन सा पर्वत है? भीलेश्वर पर्वत। बागेश्वर के पश्चिम में कौन सा पर्वत है? नीलेश्वर पर्वत। बागेश्वर के उत्तर में कौन सा कुंड है? सूरज कुंड। चलिए ठीक है, फिर देखिए बागेश्वर को स्पर्श करने वाले राज्य के कितने जिले हैं? मतलब उत्तराखंड के कितने जिले बागेश्वर जनपद को स्पर्श करते हैं? तो 3 हैं। कौन कौन से? पिथौरागढ़, चमोली और अल्मोड़ा। बागेश्वर मध्य हिमालय घाटी में स्थित है। चलिए हम इसको पहले मैप के माध्यम से समझते हैं, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। देखिए ये है हमारा उत्तराखंड का मैप। जो भी हम नई वीडियो शुरू करते हैं, यानी कि जो भी हम नया राज्य शुरू करते हैं, नई जिला राज्य नहीं, जो भी हम नई जिला सीरीज शुरू करते हैं, तो उस जिला सीरीज में सबसे पहले मैं आपको जो उसका भौगोलिक क्षेत्रफल है या भौगोलिक चीज़ें हैं उस जनपद की, इस ही वीडियो के माध्यम से, यही जो आपके सामने पन्ना आ रहा है, इसी पेज के माध्यम से आपको समझाता हूँ, क्योंकि इसी में सब कुछ लिखा हुआ है। जो उत्तराखंड के 13 जिले हैं ना, और उनकी जो अंतर्राज्यीय सीमाएं हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, वो इसी इतने में छुपी हुई हैं सबकी सब। देखिए अभी तक मैंने आपको इतने 10 जनपद पढ़ा दिए हैं, तो हर जनपद में मैंने आपको इसी मैप का प्रयोग करके पढ़ाया है। और आप अभी तक तो आपने इस मैप को बनाना सीख भी लिया होगा। अगर आपने ये मैप बनाना सीख लिया तो समझ लीजिए जो यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो आपका कभी गलत नहीं होगा। चलिए हम बात कर रहे थे बागेश्वर की। देखिए बागेश्वर, मैंने आपसे ये कहा कि बागेश्वर एक आंतरिक जिला है।
बागेश्वर देखिए कहाँ पर है, बागेश्वर यहाँ पर आता है, देखिए ये इसकी स्थिति आ रही है। तो आप लोग एक देख रहे होंगे, देखिए यहाँ पर से तो कोई सीमा है नहीं चीन से, देखिए यहाँ पर से ना कोई कहीं नेपाल से सीमा है, क्योंकि देखिए बागेश्वर को यहाँ पर से पिथौरागढ़ काटता है और यहाँ से चंपावत काट दे रहा है। तो बागेश्वर देखिए यहाँ पर से ना तो चीन से मिलता है, ना नेपाल से मिलता है, और ना यहाँ से उत्तर प्रदेश से तो मिलने का सवाल नहीं होता, यहाँ पर हिमाचल आता है। तो इस प्रकार से देखिए अंदर ही अंदर है, ये पूरा अंदर है। देखिए जैसे रुद्रप्रयाग देखिए पूरा अंदर आता है, टिहरी देखिए पूरा अंदर आता है, बागेश्वर और अल्मोड़ा इस 4 जिले ऐसे हैं जो कि आंतरिक जिले हैं, ये किसी अन्य राज्य या अन्य देश की सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। चलिए ये बात आप लोग समझ गए होंगे। फिर मैंने आपसे ये कहा था कि बागेश्वर के उत्तर में सूरज कुंड है, बागेश्वर के पश्चिम में भीलेश्वर कुंड है, वो भीलेश्वर पर्वत है, बागेश्वर के पूर्व में भीलेश्वर पर्वत, बागेश्वर के पश्चिम में नीलेश्वर पर्वत, और बागेश्वर के दक्षिण में क्या हो जाएगा, अग्निकुंड है। ये आपको समझना है। और देखिए यहाँ पर से वैसे तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार समझ लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत बनता है कि कुमाऊं मंडल के कितने जनपद ऐसे हैं जो कि गढ़वाल मंडल को स्पर्श करते हैं। कुमाऊं मंडल के ऐसे कितने जिले हैं जो गढ़वाल मंडल को स्पर्श करते हैं। तो देखिए कितने जिले यहाँ पर आते हैं। अगर आपने मैप बनाना सीखा है ना, तो आपको हटने की आवश्यकता नहीं है। देखिए पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर स्पर्श नहीं करेगा, क्योंकि देखिए उधम सिंह नगर यहाँ पर से नीचे को आ जाता है। तो 1 2 3 4 जनपद ऐसे रहेंगे जो कि गढ़वाल जनपद को स्पर्श करते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसा बने गढ़वाल मंडल के कितने ऐसे जनपद हैं जो कि कुमाऊं मंडल को स्पर्श करते हैं, तो मात्र 2 हैं। देखिए एक चमोली और एक पौड़ी। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आते हैं, इंपॉर्टेंट रहेंगे क्वेश्चन। चलिए ठीक है। फिर मैंने आपसे ये कहा कि बागेश्वर को स्पर्श करने वाले राज्य का कितने जिले हैं। अब देखिए बागेश्वर को स्पर्श करने वाले राज्य कितने जिले हैं। देखिए यहाँ पर से पिथौरागढ़ स्पर्श करता है, यहाँ पर से चमोली स्पर्श करता है, और यहाँ पर से देखिए अल्मोड़ा स्पर्श करेगा। तो इस प्रकार से मात्र 3 ही जिले ऐसे रहेंगे जो कि बागेश्वर को स्पर्श करते हैं। तो इस प्रकार से आपने ये जान लिया कि बागेश्वर को स्पर्श करने वाले कितने जिले हैं, ये हो जाएंगे 3। फिर देखिए मैंने ये लिखा था कि बागेश्वर मध्य हिमालय की घाटी में है। तो ये देखिए मध्य हिमालय पूरा इधर से इधर तक आता है, मध्य हिमालय वाला एरिया ये बाकी हमारा वृत हिमालय का क्षेत्र हो जाएगा। ये हमारा आता है नीचे शिवालिक का क्षेत्र आता है। तो बागेश्वर जो हो जाएगा मध्य हिमालय की घाटी में स्थित है। तो ये रही थी दोस्तों बागेश्वर से संबंधित जानकारियाँ, और जिसका भौगोलिक क्षेत्रफल था वो मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से मैप में विस्तृत है। तो चलिए ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं बागेश्वर की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। इसकी प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है। देखिए जनसंख्या वृद्धि दर की अगर हम लोग बात करें 4.1 यहाँ का जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर है, और जनघनत्व देखिए 116 है, लिंगानुपात 1090 है, अच्छा लिंगानुपात है। और साक्षरता की हम लोग बात करते हैं, कुल साक्षरता 80.01% यहाँ की साक्षरता है। पुरुष साक्षरता 92.33%, महिला साक्षरता 69.0703%। तो ये रहेगी यहाँ की साक्षरता। उसके बाद देखिए राज्य में सबसे कम नगरीय आबादी वाला जनपद कौन सा है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आने के लिए। राज्य में सबसे कम नगरीकृत, या ऐसे लिखा होगा राज्य का सबसे कम नगरीकृत या सबसे कम नगरीय आबादी वाला जनपद कौन सा है, तो बागेश्वर है। मात्र 3.49% ये नगरीकृत है। सर्वाधिक नगरीकृत आबादी या सर्वाधिक नगरीय आबादी किस जनपद की है, तो ये है देहरादून की। कितनी है, 55.52% नगरीय आबादी रहेगी। तो ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों आने वाले एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। राज्य का सर्वाधिक नगरीकृत जिला और राज्य का सबसे कम नगरीकृत जिला आपको याद रखना है। चलिए ठीक है। फिर देखते हैं विधानसभा क्षेत्र। तो मात्र 2 विधानसभा क्षेत्र हैं यहाँ पर, कौन कौन सी, कपकोट और बागेश्वर। और जो बागेश्वर की जो विधानसभा क्षेत्र की सीट रहेगी ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रहेगी। देखिए जितने भी वीडियो में आपको पढ़ाता हूँ तो वहाँ पर से मैं आपको विधानसभा की सीटें बताता हूँ, कितनी विधानसभा सीटें हैं। तो वहाँ पर से जो आरक्षित सीट रहती है ना, तो वो आपको याद रखनी पड़ेगी, वो एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। तो बागेश्वर की जो विधानसभा सीट रहेगी बागेश्वर, वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित रहेगी। अब देखिए यहाँ पर से एक बात और, सबसे कम विधानसभा क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं, तो 3 जिले ऐसे हैं, 3 जिले राज्य में ऐसे हैं जिनकी जो विधानसभा सीटें हैं बराबर हैं, जैसे कि चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग। इन तीनों की जो संख्या है मात्र 2-2 विधानसभा सीट है यहाँ पर। तो एग्जाम में अगर यहाँ से क्वेश्चन बन जाए कि सबसे कम विधानसभा क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं, तो चंपावत, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग, इन तीनों जिलों में 2-2 विधानसभा की सीटें हैं। अब आपके सामने कोई सा भी ऑप्शन आ सकता है, आपको पता होना चाहिए। चलिए ठीक है। फिर देखिए तहसील की बात करते हैं, कितनी तहसील है बागेश्वर में, तो 6 तहसील हैं। कौन कौन सी हैं, बागेश्वर, कपकोट, गरुड़, कांडा, दुगनाकुरी और काफली गैर, और एक उप तहसील आती है यहाँ पर सामा। चलिए ठीक है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ के विकासखंड या ब्लॉक की। तो 3 आते हैं, कौन कौन से, बागेश्वर, कपकोट और गरुड़ यहाँ के विकासखंड या ब्लॉक हैं। अब देखिए सबसे कम विकासखंड वाला जिले कौन कौन से हैं, तो 2 ऐसे जनपद हैं, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग, जहाँ की विकास खंडों की संख्या, ब्लॉक की संख्या 3 है। तो यहाँ पर हमने देखा
3 जनपद ऐसे हैं जिनकी विधानसभा क्षेत्रों की संख्या बराबर है, 2-2 है। और यहाँ पर हमने देखा कि 2 ऐसे ब्लॉक के विकास खंड हैं जिनकी संख्या बराबर है। कौन कौन से? बागेश्वर और रुद्रप्रयाग। कितनी कितनी हो जाएगी? 3-3। बागेश्वर में भी 3 है और रुद्रप्रयाग में भी 3 है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन बन जाए उत्तराखंड के किस जनपद में सबसे कम विकास खंड हैं, तो बागेश्वर और रुद्रप्रयाग, कुछ भी वहां पर आपको ऑप्शन देखने को मिल सकता है। अच्छा, सर्वाधिक विकास खंड कहाँ है? सर्वाधिक विकास खंड हमने पढ़ा था पौड़ी में। कितने थे? पौड़ी में थे 15 विकास खंड है। ये जो हम सब पहले पढ़ चुके हैं इन चीज़ों को। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। अब देखिए एक बात और, अगर आपको ये विधानसभा क्षेत्र आपको याद नहीं होते हैं तो इसकी ट्रिक बता दे रहा हूँ मैं आपको। इतना आपको याद रखना, चंबारू होता है ना, ये चीज़ें याद नहीं होती हैं, तो ऐसे करके इसको याद रखिए, चंबारू करके याद रखिए। चंबारू मतलब चौ से हो जाएगा चंपावत, बा से बागेश्वर, रू से रुद्रप्रयाग, ऐसे करके आपको याद हो जाएगा और आप इसको एग्जाम में भूलेंगे भी नहीं। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। फिर देखिए हम लोग बात करते हैं पर्यटन स्थल कौसानी की। इंपॉर्टेंट है। देखिए कौसानी कहाँ पर है? पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि कौसानी किस जनपद में आता है, तो कौसानी बागेश्वर जनपद में ही आता है। हालांकि पहले अल्मोड़ा जनपद में था, लेकिन वर्तमान में ये बागेश्वर जनपद में है। तो देखिए कौसानी कोसी व गरुड़ नदी के संगम पर है, मतलब उनके बीच में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कोसी व गरुड़ नदी के बीच में पिंगनाथ पहाड़ी पर समुद्र तल से 1890 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। तो देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों कि बागेश्वर किस पहाड़ी पर है, तो ये पिंगनाथ पहाड़ी पर है, समुद्र तल से 1890 मीटर की ऊंचाई पर। अगर हम लोग बात करते हैं, नहीं बागेश्वर नहीं, सॉरी बागेश्वर, वैसे देखिए पिंगनाथ की पहाड़ी जो रहेगी ना, यहाँ पर से आपको एक चीज़ समझना है, जो पिंगनाथ की पहाड़ी रहेगी इसमें जो बागेश्वर आपका जो नगर आएगा वो भी कहीं ना कहीं कुछ हिस्सा पिंगनाथ की पहाड़ी पर आता है। और जो कौसानी आएगा ना, कौसानी कौसानी आएगा पिंगनाथ की पहाड़ी पर। तो जो कौसानी रहेगा ये पिंगनाथ की पहाड़ी पर समुद्र तल से 1890 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ये आपको पता होना चाहिए। और जो कौसानी रहेगा, कौसानी कोसी व गरुड़ नदियों के बीच में स्थित है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि कौसानी किस पहाड़ी पर स्थित है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों वर्तमान में बन रहे हैं। कौसानी किस पहाड़ी पर स्थित है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? पिंगनाथ पहाड़ी पर। अगर हम लोग बात करते हैं कौसानी का पुराना नाम क्या था, तो इसका नाम पुराना नाम था बलना। यहाँ कौशिक मुनि की तपस्थली थी। ऐसा कहा जाता है कि जो कौसानी था यहाँ पर पहले कौशिक मुनि की तपस्थली रही थी, इसके कारण ही इसका नाम कौसानी पड़ा, ये भी आपको पता होना चाहिए। और देखिए जो कत्यूर घाटी रहेगी बागेश्वर की, कत्यूर घाटी देखिए कौसानी के सामने है। देखिए इस कत्यूर घाटी में बहुत से लोगों को कन्फ्यूजिंग होता है। जो कत्यूर घाटी जो रहेगी इसका अधिकांश हिस्सा तो बागेश्वर में है, लेकिन कुछ हिस्सा, मात्र कुछ ही हिस्सा इसका अल्मोड़ा जनपद में भी आता है। तो कुछ बच्चे बहुत कन्फ्यूज रहते हैं कि कत्यूर घाटी बागेश्वर में है या अल्मोड़ा में है। वैसे अगर एग्जाम में प्रश्न बनेगा तो एक ही आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, या बागेश्वर या अल्मोड़ा। कुछ हिस्सा क्योंकि इसका बागेश्वर में भी आता है, लेकिन अधिकांश हिस्सा इसका कहाँ रहेगा? बागेश्वर। कुछ हिस्सा इसका अल्मोड़ा में भी आता है, लेकिन अधिकांश हिस्सा इसका कहाँ रहेगा? बागेश्वर जनपद में। चलिए ठीक है। फिर देखिए 1929 में महात्मा गांधी यहाँ 12 दिन तक रहे थे। देखिए यहाँ कहीं कहीं पर आपको 14 दिन देखने को मिलेगा। परीक्षा वाणिज्य अगर आप लोग खोलते हैं ना, तो वहाँ पर आपको आगे जो वन लाइनर वाले क्वेश्चन है वहाँ पर आपको 12 दिन देखने को मिलेगा। बाद में जहाँ पर आप लोग कौसानी पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको 14 दिन देखने को मिलेगा। लेकिन जो इसका सही उत्तर है, और ये क्वेश्चन एक बार आया भी था एग्जाम में, तो इसका सही उत्तर आयोग ने भी 12 दिन ही माना है, और वास्तव में इसका सही उत्तर भी 12 दिन ही है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए ठीक है। तो देखिए अगर ये क्वेश्चन बनता है कि महात्मा गांधी कौसानी कब आए थे, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? 1929 में। ये क्वेश्चन दोस्तों बनता है, महात्मा गांधी कौसानी कब आए थे? 1929 में आए थे। और ये कितने दिन तक यहाँ रुके थे? तो 12 दिन तक ये यहाँ पर रुकते हैं। कहाँ पर? कौसानी में। और यहाँ पर इन्होंने यंग इंडिया के अपने एक लेख में उन्होंने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड भी कहा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड किस लेख में कहा, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? यंग इंडिया के लेख में। चलिए ठीक है। फिर देखिए गांधी जी ने यहाँ जिस स्थान पर प्रवास किया उसे अनासक्ति आश्रम नाम दे दिया गया। देखिए और क्योंकि यहीं पर उन्होंने गीता का अनासक्ति योग नाम से एक टीका लिखा था। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी ने गीता का अनासक्ति योग नाम से टीका कहाँ पर लिखा था, तो कौसानी में ही लिखा था। और एक यहाँ से क्वेश्चन और बन के आता है कि अनासक्ति आश्रम कहाँ पर है। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम में आ भी चुका है कि अनासक्ति आश्रम कहाँ पर है, तो अनासक्ति आश्रम कहाँ पर हो जाएगा? बागेश्वर में। और किससे संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन ये बन जाता है कि किससे संबंधित है, तो अनासक्ति आश्रम जो रहेगा महात्मा गांधी से संबंधित रहेगा। और महात्मा गांधी ने गीता का अनासक्ति योग नाम से टीका कहाँ पर लिखा? कौसानी में। गांधी जी की शिष्या सरला बहन थी, उन्होंने लक्ष्मी आश्रम की स्थापना की थी कौसानी में। तो दोस्तों यहाँ पर से इसका स्थापना वर्ष पूछा जाता है कि गांधी जी की शिष्या सरला बहन, इनका जो मूल नाम था कैथरीन हाईलाइन था, ऐसे करके कैथरीन हाईलामन इनका मूल नाम था। कभी कभी सरला बहन का मूल नाम पूछा जाता है तो नोट कर लेंगे, कैथरीन हाईलामन इनका मूल नाम था।
किसका? सरला बहन का। तो देखिए गांधी जी की शिष्या होती हैं सरला बहन यानी कि कैथरीन हाईलामन, ये आती हैं यहाँ पर कौसानी में और यहाँ पर एक आश्रम की स्थापना करती हैं और इसका नाम रखते हैं लक्ष्मी आश्रम। और देखिए इसकी स्थापना कब होती है? 1941 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्थापना वर्ष से पूछा गया है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। फिर देखिए कौसानी कुमाऊं का गहना किसे कहा जाता है? तो कुमाऊं का गहना किसे कहा जाएगा? कौसानी को। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कौसानी कवि सुमित्रानंद पंत की जन्म स्थली है। 1900 में सुमित्रानंद पंत का जन्म होता है कौसानी में। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार एग्जाम में आ भी चुका है कि सुमित्रानंद पंत का जन्म कहाँ पर हुआ था? कौसानी में हुआ था। कब हुआ था? सन 1900 में। फिर देखिए सुमित्रानंद पंत के जन्म स्थल पंत वीतिका पर एक लघु संग्रहालय भी स्थापित किया गया है। तो हो सकता है ऐसे क्वेश्चन बन जाए कि पंत संग्रहालय, ऐसे बन सकता है क्वेश्चन कि पंत संग्रहालय कहाँ पर है? पंत संग्रहालय कहाँ पर हो जाएगा? तो ये कौसानी में हो जाएगा। किसी से संबंधित है? सुमित्रानंदन पंत से संबंधित है। सुमित्रानंदन पंत के जन्म स्थल पर एक लघु संग्रहालय स्थापित किया गया है। कहाँ पर? कौसानी में ही। चलिए ठीक है, क्योंकि इनका जन्म जो हुआ था कौसानी में ही हुआ था। फिर देखिए प्रसिद्ध लोक संगीतक गोपीदास भी कौसानी के सौंदर्य से अत्यधिक प्रभावित थे। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं कि कौन से लोक संगीतज्ञ कौसानी के सौंदर्य से अत्यधिक प्रभावित थे? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? गोपीदास। फिर देखिए भगोट नामक स्थान कहाँ पर है? तो भगोट नामक स्थान कहाँ पर हो जाएगा? कौसानी में। पिनाकेश्वर महादेव व बूरा पिनानाथ कौसानी में ही है। ये क्वेश्चन दोस्तों इंपोर्टेंट रहेंगे दोनों। पिनाकेश्वर महादेव और बूरा पिनानाथ कहाँ पर है? कौसानी में है। फिर देखिए एक मिनट, थोड़ा सा क्या हो गया, हाँ चलिए ठीक है। यहाँ चाय के बागान भी हैं। कहाँ पर? कौसानी में चाय के बागान भी हैं। और देखिए उत्तराखंड के प्रसिद्ध गिरियाश टी का उत्पादन यहीं से होता है। क्वेश्चन दोस्तों इंपोर्टेंट है कि उत्तराखंड की प्रसिद्ध गिरियाश टी का उत्पादन उत्तराखंड में कहाँ से होता है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कौसानी से। और देखिए कौसानी में ही एक अत्याधुनिक चाय फैक्ट्री की स्थापना की गई है। ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में आ चुका है कि उत्तराखंड में किस जगह पर एक अत्याधुनिक चाय फैक्ट्री की स्थापना की गई है? तो ये की गई है कौसानी में। और कौसानी में चाय के बागान भी हैं। चलिए ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं मंदिरों की कि बागेश्वर जनपद में कौन कौन से मंदिर हैं। देखिए बागनाथ मंदिर आता सबसे पहले, गोमती व सरयू के संगम पर। गोमती व सरयू के संगम पर यह मंदिर स्थित है। कौन सा? बागनाथ मंदिर। और देखिए शिव मंदिर है ये। अगर आपसे पूछ ले बागनाथ मंदिर के बारे में तो आपको पता होना चाहिए यह एक शिव मंदिर है। देखिए अगर हम लोग बात करें ना बलौदी की किताब, जो राजेंद्र बलौदी हैं उनकी किताब में ये लिखा हुआ है कि 1602 में लक्ष्मी चंद ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। लेकिन असल में जो है बागनाथ मंदिर का जो निर्माण करवाया जाएगा ना वो कत्यूरी शासक कराते हैं। तो कत्यूरी शासक तो 1602 में थे नहीं। कत्यूरी शासक की तो हम लोग बात करें कम से कम हम लोग कह सकते हैं कि बहुत पहले की बात होगी, आज से लगभग 1000 साल पहले की बात होगी। तो तब कत्यूरी शासक रहे होंगे। तो ये बिल्कुल सत्य बात नहीं है कि लक्ष्मीचंद ने बागेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। लेकिन यहाँ से ये फैक्ट है लक्ष्मीचंद ने 1602 में बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। ये देखिए ये क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि बागेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो लक्ष्मीचंद ने 1602 में करवाया था। लेकिन 1602 में लक्ष्मीचंद इसकी स्थापना नहीं कर सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए 1602 में बागनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? ये करवाया था लक्ष्मीचंद ने। और निर्माण देखिए कौन कराते हैं? कत्यूरी काल में इसका निर्माण होता है। यह मंदिर उत्तरायणी मेले का केंद्र भी है। कौन सा? बागनाथ मंदिर। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। फिर देखिए कत्यूरी काल में बागनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था। उसका सबसे बड़ा प्रमाण देखिए ये भी है, 9वीं शती में कार्तिकेयपुर से निर्गत भूदेव का एक प्रस्तर अभिलेख बागनाथ मंदिर बागनाथ मंदिर बागेश्वर से प्राप्त होने का उल्लेख है। तो इसके आधार पर भी देखिए इतनी बड़ी, अगर जहाँ पर से कोई अभिलेख प्राप्त हो रहा है तो मतलब क्या है कि उस चीज़ का निर्माण उससे पहले हो चुका है। तो ये आपको पता होना चाहिए कत्यूरी काल में ही बागनाथ मंदिर का निर्माण किया जाएगा और यहीं से ही भूदेव का एक अभिलेख प्राप्त होगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम के लिए। फिर देखिए आता है बैजनाथ। यह बागेश्वर जनपद में गोमती व गरुड़गंगा संगम पर मंदिरों का एक समूह है। कौन सा? बैजनाथ। बैजनाथ एक क्या रहेगा? पहले तो एक आपको याद होना चाहिए बैजनाथ किन नदियों के संगम पर है? तो गोमती व गरुड़गंगा नदियों के संगम पर है। और देखिए यहाँ पर एक मंदिरों का समूह है, 26 मंदिरों का यहाँ पर समूह बताया गया किसी किसी किताब में कि बैजनाथ में 26 मंदिरों का एक समूह है। देखिए बैजनाथ के मुख्य मंदिर में आदमकद पार्वती की पत्थर की बनी मूर्ति स्थापित है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, बैजनाथ के मुख्य मंदिर पर कौन सी मूर्ति हमको मिलती है? तो आदमकद पार्वती की पत्थर की बनी एक मूर्ति मिलती है जो कि भ्रम पैदा करती है कांस्य मूर्ति होने का। फिर देखिए निर्माण की हम लोग बात करते हैं बैजनाथ मंदिर, तो निर्माण कत्यूरी शासकों के द्वारा 11वीं शती में करवाया गया था। और बैजनाथ में लक्ष्मी नारायण व ब्राह्मणी देवी का भी एक मंदिर है। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, बस आपको ये याद रखना है यहाँ पर से आदमकद पार्वती की मूर्ति मिलती है
और निर्माण किसने करवाया था? कत्यूरी शासकों ने। और बैजनाथ में मंदिर के साथ ही एक संग्रहालय भी है, यहाँ पर एक संग्रहालय भी बनाया गया है बैजनाथ में मंदिरों के साथ ही। चलिए ठीक है। फिर देखिए कोट भ्रामरी व नंदा मंदिर इंपोर्टेंट है। कोट भ्रामरी मंदिर कहाँ पर है? तो कोट भ्रामरी मंदिर कहाँ पर हो जाएगा? बागेश्वर में। और देखिए यहीं पर एक नंदा का भी मंदिर बना हुआ है। वैसे नंदा मंदिर तो हम अल्मोड़ा का फेमस है नंदा वाला मंदिर, तो यहाँ पर से एक छोटा मंदिर नंदा का ही बना हुआ है कोट भ्रामरी में ही। तो नंदा मंदिर यहाँ पर देखिए इसलिए लिखा हुआ है, बैजनाथ में डंगोली के पास कोट भ्रामरी का एक मंदिर स्थापित है। कोट भ्रामरी कत्यूरी शासकों की अधिष्ठात्री कुल देवी थी। यहीं पर चंद शासकों द्वारा स्थापित नंदा देवी का भी मंदिर है। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि कोट भ्रामरी मंदिर कहाँ पर है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कोट भ्रामरी मंदिर कहाँ पर है? बागेश्वर में। और देखिए कोट भ्रामरी जो रहेगी कत्यूरी शासकों की अधिष्ठात्री देवी, अधिष्ठात्री कुल देवी है। कितना इंपॉर्टेंट दोस्तों ये क्वेश्चन है कि कत्यूरी शासकों की अधिष्ठात्री कुल देवी कौन सी है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कोट भ्रामरी। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बार बार आते हैं, आपको पता होना चाहिए। चलिए ठीक है। फिर देखिए भद्रकाली शक्तिपीठ कहाँ पर है? तो भद्रकाली शक्तिपीठ कहाँ पर हो जाएगा? बागेश्वर में। एक आता है चंदेरका का मंदिर, ये कहाँ पर है? तो ये भी बागेश्वर जनपद में ही है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए श्री हरु मंदिर कमेडी देवी का मंदिर कहाँ पर है? बागेश्वर में ही है। बागेश्वर के भीलेश्वर पर्वत पर चंडी का मंदिर है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों कभी कभी आ जाते हैं कि जो बागेश्वर में चंडी का मंदिर है वो किस पर्वत पर है? तो ये किस पर्वत पर रहेगा? भीलेश्वर पर्वत पर। चलिए ठीक है। फिर देखिए पिनाकेश्वर मंदिर कहाँ पर हो जाएगा? कौसानी में। खाड़ेश्वर बाबा मंदिर और नौलिंग देव मंदिर कहाँ पर हो जाएगा? ये बागेश्वर में हो जाएगा। धौलीनाग देव स्थल प्रकटेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर हो जाएंगे? बागेश्वर में हो जाएंगे। कोट की माई मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कोट की माई मंदिर कहाँ पर रहेगा? बैजनाथ बागेश्वर में। रणचूला देवी मंदिर कहाँ पर रहेगा? ये रहेगा बैजनाथ में। गौरी मंदिर इंपॉर्टेंट है, गौरी मंदिर कहाँ पर है? बागेश्वर में। तेलीहाट मंदिर समूह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तेलीहाट मंदिर समूह कहाँ पर है? तो तेलीहाट मंदिर समूह आता है बागेश्वर में। एक यहाँ पर देखिए बद्रीनाथ मंदिर समूह भी मिलता है, बागेश्वर में ही एक बद्रीनाथ मंदिर समूह भी मिलता है। तो यहाँ पर देखिए चतुर्भुजी विष्णु की प्रतिमा हेतु प्रसिद्ध है और बैजनाथ शिव पार्वती के विवाह स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। देखिए एक हमने पढ़ा था त्रिजुगी नारायण, रुद्रप्रयाग में हमने पढ़ा था ना त्रिजुगी नारायण, वहां पर भी ऐसा कहा गया था कि जो त्रिजुगी नारायण है वो शिव पार्वती के विवाह के लिए प्रसिद्ध है और बैजनाथ को भी शिव पार्वती के विवाह स्थल के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो ये दोनों स्थल आपको याद रखने हैं, एग्जाम में कोई सा भी स्थल आपसे पूछा जा सकता है। और बद्रीनाथ मंदिर समूह, तेलीहाट मंदिर समूह, ये सब कहाँ देखने को मिलते हैं? बागेश्वर में। यहाँ पर से तेलीहाट मंदिर समूह बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाले एग्जाम के लिए, और कोट की माई मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे थे मेलों की। बागेश्वर जनपद में कौन कौन से मेले लगते हैं? देखिए कोट की माई मेला कहाँ पर है? बागेश्वर में। भद्रकाली मेला, मूल नारायण का मेला कहाँ पर है? बागेश्वर में। पिनाथ का मेला कहाँ पर लगता है? बागेश्वर में। नागनाथ मेला, धौलीनाल मेला, वैद्यनाथ मेला, कोट भ्रामरी उत्सव, ये सब कहाँ लगते हैं? ये सब लगते हैं बागेश्वर जनपद में। तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए आता है बागेश्वर का सबसे महत्वपूर्ण मेला उत्तरायणी मेला। उत्तरायणी मेला को घुघुतिया बयार भी कहा जाता है। क्वेश्चन दोस्तों बन सकता है ये कि किस मेले, उत्तराखंड के किस मेले को घुघुतिया बयार कहा जाता है? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तरायणी मेले को। देखिए मकर संक्रांति के अवसर पर कुमाऊं गढ़वाल के कई क्षेत्रों में इसका आयोजन होता है। पहले तो आपको ये समझना है उत्तरायणी मेले का आयोजन कब होता है? मकर संक्रांति के अवसर पर, और कुमाऊं व गढ़वाल के कई क्षेत्रों में इसका आयोजन होता है। लेकिन देखिए बागेश्वर में लगने वाला उत्तरायणी मेला बहुत प्रसिद्ध है। और दोस्तों एग्जाम में प्रश्न बना भी था ये, एग्जाम में प्रश्न ये बना था कि उत्तरायणी मेला कहाँ पर लगता है, या उत्तरायणी मेला कहाँ का उत्तरायणी मेला सबसे प्रसिद्ध है? तो बागेश्वर का। देखिए इसके प्रसिद्ध होने के कई कारण भी हैं, और क्यों कारण है देखिए, पहला कारण तो यहाँ पर से मैंने लिखा हुआ है। देखिए पहले तो आपको यह समझना है बागेश्वर में लगने वाला उत्तरायणी मेला बहुत प्रसिद्ध है, और गोमती सरयू व अदृश्य सरस्वती संगम पर स्थित बागेश्वर में पहले यह मेला कई दिनों तक लगता था। तो बागेश्वर जो रहेगा गोमती सरयू व अदृश्य सरस्वती नदी के संगम पर रहेगा, और यहाँ पर जो ये मेला पहले लगता था कई दिनों तक ये मेला पहले वहाँ पर लगा करता था। हालांकि वर्तमान में तो कई दिनों तक नहीं लगता है, लेकिन जो पहले के ज़माने में कई दिनों तक यह मेला लगता था। तो देखिए इस मेले के मतलब प्रचलित होने के कारण क्या कारण है, मतलब कि जिस कारण से बागेश्वर का ही जो उत्तरायणी मेला है काफ़ी प्रसिद्ध है। देखिए सबसे पहला कारण यहाँ पर आप लोग देखेंगे 1921 में इसी मेले में बागेश्वर में, देखिए जब मैं आपको उत्तराखंड के आंदोलन पढ़ा रहा था तो वहाँ पर से मैंने आपको पढ़ाया था कुली बेगार आंदोलन, तो वहाँ पर भी हमने इन बातों का जिक्र किया था। तो देखिए 1921 में इसी मेले में बागेश्वर में ही मकर संक्रांति के दिन
उस समय प्रचलित कुली बेगार एक प्रथा हमने पढ़ी थी ना आंदोलन वाली सीरीज में। तो कुली बेगार प्रथा को बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में समाप्त करने का संकल्प लिया और कुली बेगार से संबंधित सभी कागजात सरयू नदी में बहा दिए गए। तो यहाँ पर से दोस्तों क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि कुली बेगार की जो कुप्रथा थी वो कब समाप्त होती है। तो 1921 में देखिए यहाँ पर से समाप्त करने की यहाँ पर से घोषणा की गई थी, क्योंकि यहाँ पर सारे जो रजिस्टर थे उनको सरयू नदी में बहा दिया गया था। मतलब कि जो कुली जो व्यवस्था थी उससे संबंधित जो रजिस्टर थे, जो कागज थे, उन सबको सरयू नदी में बहा दिया गया उत्तरायणी मेले के अवसर पर। अब देखिए ये क्वेश्चन यहाँ से ऐसा बन सकता है, कुली बेगार में जो रजिस्टर बहाए गए थे वो किस नदी में बहाए गए थे कुली बेगार से संबंधित 1921 में। तो नदी का नाम आपको याद रखना है सरयू नदी में। और ये कुली बेगार को समाप्त करने का संकल्प कहाँ लिया गया, तो ये लिया गया था बागेश्वर में। और किसके नेतृत्व में लिया गया था, तो आपको याद रखना पड़ेगा बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में ऐसा संकल्प लिया गया था। और जो कुली बेगार जो आंदोलन था इसको महात्मा गांधी ने रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी थी। सब कुछ आपको करवा चुका हूँ पहले ही। जो कुली बेगार जो आंदोलन था इसको महात्मा गांधी ने रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी थी। तो आपको याद रखना है उत्तराखंड के किस 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 आंदोलन को महात्मा गांधी ने रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी थी। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, कुली बेगार आंदोलन। चलिए ठीक है। और देखिए पहले उत्तरायणी मेले को 9 लाख का उत्तरकाशी भी कहा जाता था। तो ये कहाँ के उत्तरायणी मेले को 9 लाख का, देखिए मैंने आपको बताया ना जो उत्तरायणी मेला है उत्तराखंड में कई जगह पर लगता है। लेकिन देखिए एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आता है उत्तरायणी मेला कहाँ पर लगता है, अगर आपके सामने 4 जनपद दिए गए हैं तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बागेश्वर। ध्यान रखेंगे अगर आपसे पूछा जाए कि उत्तरायणी मेला कहाँ पर लगता है, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बागेश्वर भी उसमें होगा, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, बागेश्वर। और सबसे ज़्यादा प्रचलित कहाँ पर है, प्रसिद्ध कहाँ का है, तो बागेश्वर का ही सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। और देखिए कहाँ के उत्तरायणी मेले को 9 लाख का उत्तरायणी भी कहा जाता है, तो बागेश्वर के उत्तरायणी मेले को 9 लाख का उत्तरायणी भी कहा जाता है। और उत्तरायणी मेले का जिक्र 1905 में शेरमन ओखले ने अपनी पुस्तक होली हिमालय में भी किया था। तो ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट है। होली हिमालय पुस्तक किसकी है, शेरमन ओखले की है। इन्होंने अपनी पुस्तक में उत्तरायणी मेले का जिक्र किया था, 1905 में इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। फिर देखिए 1929 में गांधी जी यहाँ पर आए थे और स्वराज मंदिर भूमि का यहाँ पर उन्होंने शिलान्यास किया था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी ने बागेश्वर में स्वराज मंदिर भूमि का शिलान्यास कब किया था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 1929 में। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। फिर देखिए नंदकुंड और देवीकुंड कहाँ पर है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आ भी चुके हैं ये। तो नंदकुंड व देवीकुंड कहाँ पर हो जाएंगे, बागेश्वर में, और ये ठंडे जल के कुंड हैं। सुकुंडा ताल कहाँ पर है, बागेश्वर में ज़्यादा ताल है नहीं, तो 1-2 ही ताल हैं। सुकुंडा ताल कहाँ पर हो जाएगा, बागेश्वर में। हथछीना जलाशय इंपॉर्टेंट है, हथछीना जलाशय कहाँ पर है, बागेश्वर में। और देखिए बैजनाथ झील, बैजनाथ झील कहाँ पर है, बागेश्वर में। इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए बैजनाथ झील जो रहेगी वो कृत्रिम झील रहेगी और कुमाऊं क्षेत्र की यह पहली कृत्रिम झील है। कुमाऊं क्षेत्र की पहली कृत्रिम झील कौन सी है, बैजनाथ झील है। और किस नदी पर इसको बनाया गया है, गोमती नदी पर। नोट करेंगे सारे फैक्ट है। बैजनाथ झील कहाँ पर है, पहला फैक्ट ये हो गया, बागेश्वर में। और किस नदी पर है, गोमती नदी पर। और ये कैसी झील है, कृत्रिम झील है। कुमाऊं क्षेत्र की पहली कृत्रिम झील कौन सी है, बैजनाथ झील। चलिए ठीक है। फिर देखिए झिलम झरना, झिलम झरना कहाँ पर हो जाएगा, बागेश्वर में। अब देखिए यहाँ से कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना जिनका कोई टॉपिक नहीं होता है, जो मतलब बिना टॉपिक के चलते हैं क्वेश्चन, ऐसे हम लोग मिक्सर इन चीज़ को पढ़ेंगे। हरिनगरी चाय फैक्ट्री, हरिनगरी चाय फैक्ट्री कहाँ पर है, बागेश्वर में। इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तराखंड में कुछ ही चाय फैक्ट्रियाँ हैं, तो नोट करेंगे हरिनगरी चाय फैक्ट्री कहाँ पर हो जाएगी, बागेश्वर में। सेवा नाउनवाला कहाँ पर है, बागेश्वर में। मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र, देखिए इस क्वेश्चन में भी बच्चों को बहुत डाउट है कि मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। तो देखिए इसको हम लोग समझते हैं, पहले आप लोग ये समझिए, ये बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपदों में अपना विस्तार रखता है। 1977 में इसकी स्थापना हुई थी। अभी मैं आपको इसका प्रूफ दिखाता हूँ, चलिए पहले प्रूफ की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो ये देखिए आपके सामने, जैसे कि आप लोग देखते होंगे ना, कोई मतलब चिड़ियाघर हो, कोई अनुसंधान केंद्र हो, उसके बाहर से एक बैनर लगा होता है। तो देखिए कस्तूरा या कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र मेहरुड़ी बागेश्वर, ये लिखा हुआ है ना, मेहरुड़ी बागेश्वर में। तो यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन एक देखिए और आता है यहाँ पर से, देखिए ये आ गया। ये आगे देखिए यहाँ पर बेस कैंप कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र, ये आता है पिथौरागढ़ कोटमन्या वाले हिस्से में, और वो आता है मेहरुड़ी वाले हिस्से में। तो वैसे ये 2 हिस्सों में इसका विस्तार आता है, लेकिन नाम में थोड़ा परिवर्तन है। यहाँ पर कोटमन्या पिथौरागढ़ जो पिथौरागढ़ का इलाका होगा ना, कोटमन्या, ये यहाँ पर से यहाँ पर विस्तार आ जाएगा, और जो बागेश्वर में आएगा वो मेहरुड़ी वाले हिस्से में आएगा। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग रहता है बच्चों को। लेकिन अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन बने कि जो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन हमारा क्या बनेगा, पहले हम इस चीज़ को समझते हैं। देखिए यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ था
कि मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो आपके सामने तो बागेश्वर ही हो गया, पिथौरागढ़ होगा, ऐसे करके ऑप्शन में होगा, या बागेश्वर या पिथौरागढ़, एक ही यहाँ से ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर दोनों ऑप्शन आपको दिखते हैं तो तीसरा ऑप्शन ऐसा होगा कि इनमें से दोनों दोनों जनपदों में इसका विस्तार है, तो ऐसे करके होगा। तो ये दो वहाँ पर बोर्ड लगे रहते हैं ना, उनके बोर्ड के देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, जो वहाँ पर बोर्ड लगे रहते हैं वो बोर्ड है यहाँ पर से। अब इस बोर्ड में तो जो लिखा होगा सच्चाई लिखी होगी। देखिए, कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र मेहरुड़ी बागेश्वर, और एक यहाँ पर से आता है कस्तूरा बेस कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र, कहाँ पर, कोटपन्ना पिथौरागढ़ में। तो ये दोनों जगह अपना विस्तार रखेंगे या दोनों जनपदों में होंगे, तो ऐसा आपको याद रखना है। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन रहना नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, आते हैं टॉपिक की ओर। तो यहाँ से दोस्तों जो क्वेश्चन अभी तक बना हुआ है इंपॉर्टेंट, वो इसके स्थापना को लेकर बना हुआ है। आपको याद रखना है 1977 में मेहरुड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना होती है। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मार्क इसलिए लगा रखा है ताकि आप लोग इस चीज़ को समझ जाएं। फिर देखिए, बागेश्वर नगर पालिका कब बनती है, 1968 में। अब देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ग्लेशियर, पर्वत, दर्रे, आंदोलन, बुग्याल। ये मैंने दोस्तों यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इन चीज़ों को हम पहले ही पढ़ चुके हैं उत्तराखंड के भूगोल में। उत्तराखंड के भूगोल की हमारी एक सीरीज चली थी जिसकी 10-11 वीडियो मैंने आपको दे रखी है। तो वहाँ पर से उत्तराखंड के ग्लेशियर एक ही वीडियो मैंने सब कुछ, उत्तराखंड के जितने भी ग्लेशियर हैं वो सब मैंने आपको एक ही वीडियो में कंप्लीट करवाए थे। उत्तराखंड के सारे पर्वत 2 वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट करवाए थे। दर्रे सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। उत्तराखंड में जितने भी आंदोलन हुए थे, जिस जिस जनपद में जो आंदोलन हुए थे, वो सब कुछ मैं पढ़ा चुका हूँ। उत्तराखंड के आंदोलन की हमारी एक सीरीज चली थी। जितने भी बुग्याल उत्तराखंड में, सब कुछ बुग्याल भी मैं आपको करवा चुका हूँ। तो इन चीज़ों को दोबारा पढ़ने का कोई महत्व ही नहीं है क्योंकि इनको हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो अभी तक अगर आपने वीडियो नहीं देखी है ये वाली ग्लेशियर, पर्वत, दर्रे, आंदोलन, बुग्याल, तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, तो आपको वहाँ पर से मिलेगा एक उत्तराखंड का भूगोल करके फोल्डर, आपको वो ओपन करना है। वहाँ पर से आपको ग्लेशियर, पर्वत, दर्रे, बुग्याल मिल जाएंगे, और एक फोल्डर बना हुआ है उत्तराखंड के आंदोलन का, तो वहाँ पर से आपको उत्तराखंड के सारे आंदोलन मिल जाएंगे। चलिए ठीक है। फिर ये देखिए, मैं हर वीडियो में मैं ये चीज़ें आपको इसलिए बताता हूँ कि क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे ना जो डायरेक्ट इसी वीडियो को देखेंगे, तो उनको पता होना चाहिए, कहीं वो लोग ये ना सोचे कि मैंने ये टॉपिक छोड़ दिए। तो ये टॉपिक छोड़े नहीं है, ये इसलिए बार बार मैं आपको बताता हूँ। कोई नया बच्चा अगर इस वीडियो को देख रहा हो तो उसको पता होना चाहिए कि हम इन चीज़ों को पढ़ चुके हैं। फिर देखिए, गौरी उड्यार, सानी उड्यार और मनोहारी बुग्याल कहाँ पर है, बागेश्वर में। कुछ बुग्याल या कुछ पर्वत ऐसे होते हैं जो हमारी उन सीरीज में छूट गए थे, तो उनको हम लोग जिला सीरीज में कवर करते रहते हैं। तो मनोहारी बुग्याल, सानी उड्यार और गौरी उड्यार कहाँ पर है, बागेश्वर में। सास बहुखेत नामक पर्यटन स्थल कहाँ पर है, बागेश्वर में। फिर देखिए, कपकोट भूस्खलन कब हुआ था, कपकोट कहाँ पर है, बागेश्वर में। कपकोट में एक भयंकर भूस्खलन हुआ था 2010 में, और 1966 में एक भयंकर भूकंप आया था 6.3 रिएक्टर का। काफ़ी जान माल की हानि हुई थी इन दोनों ही भूस्खलन और भूकंप में काफ़ी जान माल की हानि हुई थी। और यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों पूछता रहता है कपकोट भूस्खलन कब हुआ था, तो आपको याद रखना है 2010 में। और कपकोट में भूकंप कब आया था, भयंकर 1966 में 6.3 रिएक्टर का। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। फिर देखिए, गागरी गोल नामक स्थल कहाँ पर है, तो गागरी गोल नामक स्थल कहाँ पर हो जाएगा, बागेश्वर में। 1992-93 में यहाँ से खंडित सभागार प्राप्त हुए थे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है गागरी गोल। गागरी गोल से देखिए 1992-93 में खंडित सभागार प्राप्त हुए थे, इसलिए महत्वपूर्ण है। कहाँ पर है, बागेश्वर में। ट्रेल पास दर्रा, देखिए ट्रेल पास दर्रा वैसे पढ़ा चुका हूँ आपको पहले भी। ट्रेल जब हमको दर्रे पढ़ रहे थे, शायद वहाँ पर से टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया नहीं पढ़ाया, इस ट्रेल पास दर्रे के बारे में कुछ चीज़ें आपको बताई नहीं बताई, मुझे ध्यान नहीं है। नहीं बताई हैं तो नोट कर लीजिए। बागेश्वर व पिथौरागढ़ के बीच में आता है ये, वैसे बागेश्वर में इसकी स्थिति है, बागेश्वर और पिथौरागढ़ को ये दर्रा जोड़ता है। खोज की हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर से ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। 1830 में इसकी खोज कौन करते हैं, कमिश्नर ट्रेल। अगर क्वेश्चन ऐसे बनता है कि ट्रेल पास दर्रा का नाम किस कुमाऊं कमिश्नर के नाम पर पड़ा है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, कमिश्नर ट्रेल। तो इसकी खोज 1830 में कमिश्नर ट्रेल के द्वारा मलक सिंह बूढ़ा के सहयोग से की गई। तो मलक सिंह बूढ़ा के सहयोग से कमिश्नर ट्रेल ने 1830 में ट्रेल पास दर्रे की खोज की थी। गुफाओं की हम लोग बात कर लेते हैं। गौरी उड्यार, भद्रकाली गुफा, भनार कपकोट गुफा, सानी उड्यार, जोगावाड़ी शिव गुफा। और देखिए, जो जोगावाड़ी शिव गुफा रहेगी ना, जोगावाड़ी शिव गुफा जो रहेगी आपकी, इसमें एक अंदर छोटा झरना व एक छोटा सा ताल है। किसके अंदर, जोगावाड़ी शिव गुफा के अंदर ही एक छोटा झरना और एक झील भी है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर वैसे पूछेगा नहीं, आप इतना याद रखिए कि जोगावाड़ी जो शिव गुफा रहेगी या जोगावाड़ी गुफा रहेगी वो कहाँ पर रहेगी, बागेश्वर में। तो यहाँ पर जितनी गुफाएं हैं, गौरी उड्यार, भद्रकाली गुफा, भनार कपकोट गुफा, सानी उड्यार, ये सब कहाँ पर हो जाएंगे, बागेश्वर में। और जोगावाड़ी शिव गुफा कहाँ पर है, बागेश्वर में। इसके अंदर एक छोटा झरना व झील है। शंभू ग्लेशियर भी है, शंभू बुग्याल भी है, ध्यान से सुनेंगे। शंभू एक ग्लेशियर भी है, शंभू एक बुग्याल भी है, दोनों कहाँ पर हो जाएंगे, बागेश्वर जनपद में।
फिर देखिए पांडु स्थल आता है, एक पांडु स्थल कुमाऊं व गढ़वाल की सीमा पर है, बागेश्वर में आता है, ये कुमाऊं व गढ़वाल की सीमा पर है। और यहाँ पर कृष्ण जन्माष्टमी को यहाँ पर एक मेला लगता है। संगम स्थल की बात कर लेते हैं हम लोग। बागेश्वर जैसे कि सरयू और गोमती और अदृश्य सरस्वती नदी के संगम पर है। अदृश्य का मतलब ये है कि वर्तमान में जो सरस्वती नदी है वो विलुप्त हो चुकी है। तो यहाँ पर से क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा कि बागेश्वर देखिए किन नदियों के संगम पर है, सरयू और गोमती, आपको इतना याद रखना है। बागेश्वर जो है सरयू और गोमती नदी के संगम पर है। अगर ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछ लेगा तो इसमें अदृश्य सरस्वती नदी ऐड कर देगा। कपकोट देखिए सरयू और खीरगंगा नदी के संगम पर है। और बैजनाथ गोमती व गरुड़गंगा नदी के संगम पर है। तो बैजनाथ और बागेश्वर मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे, याद रखेंगे। बैजनाथ दोस्तों पूछा भी गया है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। देखिए यहाँ से एक बात और ध्यान देने वाली है, मैंने आपको बताया पांडु स्थल जैसे कि बागेश्वर में आता है ये, एक आता है पांडु केसर। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जिनमें आपको डाउट होता है। पांडुकेश्वर हमने कहाँ पढ़ा था, ये पांडुकेश्वर हमने पढ़ा था इस पांडुकेश्वर को चमोली जनपद में। पांडुकेश्वर कहाँ है, चमोली जनपद में। और यहाँ पर जय विजय पर्वत है, ये हमने पढ़ा था वहाँ। पांडुकेश्वर कहाँ पर है, चमोली में। और यहाँ पर क्या है, जय विजय नामक दो पर्वत हैं। तो ये पांडुकेश्वर और पांडु स्थल में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। फिर देखिए अगला आता है मैग्नेसाइट खनिज। वैसे बागेश्वर जनपद में कोई खास खनिज संपदा मिलती नहीं है हमको, बस ये मैग्नेसाइट खनिज मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि उत्तराखंड में 3 जनपदों में ये मिलती है, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में। तो इसलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि बागेश्वर उत्तराखंड में मैग्नेसाइट खनिज किन किन जनपदों में मिलता है। तो चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में मतलब कुछ ज़्यादा मात्रा में मिलता है। बाकी जो अन्य जिले होंगे उनमें तो कुछ कुछ छोट छोट मात्रा में मिलता होगा। तो चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में यह मुख्यतः मिलता है। फिर देखिए जो नई वाली परीक्षा वाणी आई है वहाँ पर हमको एक चीज़ देखने को मिलती है, उसमें ये लिखा हुआ है राज्य में एक सहस्त्रधारा देहरादून में है, दूसरा माणा गांव चमोली में है और तीसरा बागेश्वर में सरयू नदी के मूल स्थान पर है। तो जो नई वाली परीक्षा वाणी आई है उसका जो नया एडिशन आ रखा है तो उसमें ये बात लिखी हुई है 3 जगह सहस्त्रधारा वहाँ पर दिखा रखी है। तो ये आप लोग याद कर लीजिए, अगर एग्जामिनर नई किताब से उठाता है ये प्रश्न उत्तराखंड के नए एडिशन से, तो यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड के किन किन जनपदों में सहस्त्रधारा है। यहाँ पर हो सकता है देहरादून ऑप्शन में हो ही ना, हो सकता है माणा गांव हो सकता है बागेश्वर हो। तो ऐसे करके भी पूछ सकता है क्योंकि भाई किताब में अगर दे रखा है तो किसी आधार पर दे रखा होगा। तो 3 जगह है, ये आपको याद करना पड़ेगा। चलिए ठीक, फिर देखते हैं आगे। अगला है देखिए भारत का स्विट्जरलैंड। वैसे ही मैंने पहले भी आप करवा चुका हूँ। भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाता है कौसानी को। उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाएगा, हर्षिल उत्तरकाशी को। और उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड किसे कहा जाएगा, चोपता रुद्रप्रयाग को। ये दोस्तों तीनों थोड़े से डाउटफुल क्वेश्चन है, मतलब कन्फ्यूज करने वाले हैं, डाउटफुल नहीं, थोड़े कन्फ्यूज करने वाले हैं क्योंकि तीनों के नाम थोड़े थोड़े एक ही जैसे हैं। तो आपको याद रखना ही है, भारत का स्विट्जरलैंड कौसानी, उत्तराखंड का स्विट्जरलैंड हर्षिल उत्तरकाशी और उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड चोपता बुग्याल है। ये चोपता क्या है, बुग्याल है। चोपता बुग्याल रुद्रप्रयाग को उत्तराखंड का मिनी स्विट्जरलैंड कहा गया है। फिर देखिए अनुसूचित जाति का सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। अनुसूचित जाति का लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है कि अनुसूचित जाति का सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला कौन सा हो जाएगा, बागेश्वर। और अनुसूचित जाति का सबसे कम प्रतिशत वाला जिला कौन सा हो जाएगा, देहरादून। ये दोनों ही क्वेश्चन दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण हैं कि अनुसूचित जाति का सर्वाधिक प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, बागेश्वर। और अनुसूचित जाति का सबसे कम प्रतिशत वाला जिला कौन सा हो जाएगा, देहरादून। ये तो बात होगी प्रतिशत की। अगर आपसे आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि अनुसूचित जाति का सबसे कम मतलब सबसे कम अनुसूचित जाति सबसे कम किस जनपद में है, तो उस स्थिति में आपका उत्तर क्या हो जाएगा, चंपावत में। और सर्वाधिक कहाँ पर है, हरिद्वार में। लेकिन देखिए क्वेश्चन यहाँ पर से 2 प्रकार से बनता है, एक प्रतिशत में पूछता है, एक सामान्य रूप से पूछता है। जैसे कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति राज्य में कहाँ पर है, तो सर्वाधिक अनुसूचित जाति राज्य में कहाँ पर है, हरिद्वार में। सबसे कम अनुसूचित जाति उत्तराखंड में कहाँ निवास करती है, चंपावत में। अगर आपसे पूछ ले सर्वाधिक अनुसूचित जाति का प्रतिशत किस जनपद में है, तो बागेश्वर में। सबसे कम अनुसूचित जाति का प्रतिशत किस जनपद में है, देहरादून में। तो इस प्रकार से 4 प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर देखिए राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम बैंक शाखाओं वाले जिले कौन से हैं, तो राज्य में सर्वाधिक बैंक शाखाएं हैं देहरादून में और सबसे कम कहाँ पर है, बागेश्वर में। फिर देखिए औषधीय व सुगंधित पौध संस्थान सीमैक इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। औषधीय व सुगंधित पौध संस्थान जिसको सीमैक कहते हैं, ये राज्य में 2 जगह पर है। एक आता है बैजनाथ बागेश्वर में, एक आता है पंतनगर उत्तरकाशी में। तो इंपोर्टेंट रहेगा औषधीय व सुगंधित पौध संस्थान कहाँ पर है, बैजनाथ बागेश्वर और पंतनगर में कहाँ पर, पंतनगर कहाँ पर है, उधम सिंह नगर जनपद में। तो ये आपको याद रखना है, दोनों ही मतलब ये औषधीय व सुगंधित पौध संस्थान 2 जनपदों में है।
एक बागेश्वर और उधम सिंह नगर में, बागेश्वर में बैजनाथ में, और पंतनगर उधम सिंह नगर में आएगा। तो जो जनपद आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, जो नाम आपको ऑप्शन में मिल जाए, आपको वही टिक करना है। फिर देखिए अल्मोड़ा जनपद में यहाँ पर से एक छूट गया था, उत्तराखंड आवासीय विश्वविद्यालय, तो इसको नोट कर लेंगे, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, फिर मैं नोट कर लेंगे, अल्मोड़ा जनपद का है ये। तो उत्तराखंड आवासीय विश्वविद्यालय कहाँ पर है? अल्मोड़ा में। 2006 में इसकी स्थापना होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। और एक बात और, बागेश्वर जो आपका जिला है आज आपका कंप्लीट हो गया। बागेश्वर जनपद में इतना कुछ खास है नहीं, एक ही पार्ट में कंप्लीट हो गया, हालांकि 2 पार्ट इसके हो सकते थे अगर मैं थोड़ा सा आपको बड़ा बड़ा करके लिखता या फिर थोड़ा सा घुमा फिरा के आपको पढ़ाता, तो 2 पार्ट हो जाते। वैसे मैंने आपको एक ही वीडियो में सारा को सारा आपका कवर करवा दिया है, क्योंकि समय देखिए इतना है नहीं, जितना हो सके जल्दी ही आपका कोर्स कंप्लीट करवाना है, इसलिए मैंने आपको एक ही वीडियो में पूरे बागेश्वर जनपद की जितनी भी जानकारियाँ थी वो आपको एक ही वीडियो में दे दी। तो दोस्तों अगला जिला जल्दी ही शुरू होगा। अब आपके पास में 3 जिले जल्द ही आपके समाप्त हो जाएंगे। फेसबुक पेज से आप लोग हमारे ऐड हो जाइए, वहाँ से आपको नई नई जानकारियाँ मिलती रहती हैं। व्हाट्सअप नंबर मैंने आपको दिया हुआ है नीचे, कुछ भी आपको पूछना, कुछ डिस्कस करना, कुछ शेयर करना हो तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। लाइक कर दिया कीजिए वीडियो को, ताकि मुझे पता लगता रहे आपको वीडियो पसंद आ रही है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, और बेल आइकन जरूर प्रेस किया कीजिए, ताकि जो भी वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।